अ, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। द नेम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज द वैल्यूज वर्कशॉप, जिसके अंडर एक सीरीज है जिसका नाम मैंने रखा है द वल्नरेबल मी। इसके पीछे एक छोटा सा क्विक बैकग्राउंड दे देता हूँ सर। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हैं या कठिनाइयों से आते हैं, गुजरते हैं जिंदगी में। तो उनको वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बात नहीं करते हैं उसके बारे में। तो द आइडिया इज टू गेट पीपल टू टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स। जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं अलग अलग तरीके के, हम सारे लोग इससे गुजरते हैं। बट द आइडिया इज नॉट टू हैव आइडियल पीपल जो बहुत ही एकदम ऊंचे स्तर पे पहुंच गए हैं, तो हमको लगता है उनमें कुछ खास है। हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपने जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करते करते एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्टिट्यूड दिखाते हैं, कमाल की जिंदगियां जी रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? हम अपने अंदर जो ये कोलाहल होता है, तो इसको कैसे देखते हैं और क्या एटीट्यूड है हमारा इसके तरफ? मेनली कोशिश ये रही है, अलग अलग फील्ड से आए हैं। और आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर हैं, पहली बार डॉक्टर आए हैं गेस्ट बनकर। तो थैंक यू सर। धीरज थैंक मरोठी यू। जी नाम है इनका। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आप जो इतना बड़ा बात कर रहे हैं, मैंने कुछ इंटरव्यूज आपके सुने, इट वाज वेरी नाइस एंड एक्सेलेंट। काफी अच्छा लगा। एंड मैंने एक स्मॉल टाउन, इट्स इन बीकानेर, नोखा, started my journey from my education, basic education from small town Hindi medium. Then I got selected for medical. My father, he is a physician, और बैकग्राउंड मेडिकल होने की वजह से मेडिकल की स्कूलिंग वहीं हुई बीकानेर में। देन काफ़ी लोगों से संपर्क हुआ, फिर काफ़ी लीजेंड्स के साथ में लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम। वो लीजेंड कैसे बने? काफ़ी लीजेंड मेरे साथ में जो काफ़ी ऑर्थोपेडिक के आज की डेट में इंडिया में या वर्ल्ड में नाम है, उनके साथ में मेरे को काम करने का मौका मिला। वो ऐसे लोग थे जो बेसिक से शुरू किया, मतलब साइकिल से शुरू की और टॉप पे पहुंचे। तो उनकी लाइफ को भी मैंने काफ़ी स्टडी किया कि उन्होंने क्वाइट स्ट्रगल्ड इन दोज डेज, जब इंडिया में कुछ भी सर्विसेज नाम पे कुछ भी नहीं था। तो उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और बॉम्बे में भी रहा, नागपुर में भी रहा, पुणे में भी मैंने काम किया, फिर यूएस में डॉक्टर राणावत के साथ में काम किया। तो मेरी लाइफ की एक्चुअल स्टार्टिंग आर्थोप्लास्टी, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की मैं सर्जरी करने का एक्सपर्टीज हुआ, उसके लिए मेरा क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। डॉक्टर राणावत जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सर्जरी की थी उन्होंने, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। और फिर मैंने वहाँ न्यूयॉर्क में रहा, फिर यूके गया, यूके से एमसीएच किया, मास्टर्स सुपर स्पेशलाइजेशन इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। फिर आई वांट टू सेटल ओवर देयर, तो उसके लिए ट्राई किया। मीनवाइल आई गॉट जॉब फ्रॉम इंडिया में, अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ में मैंने 10 साल काम किया। लेकिन एंड ऑफ द डे, जैसे हमारा बैकग्राउंड रहता है, स्मॉल फैमिली से, मतलब स्मॉल टाउन से जब उठते हैं, तो आई वांट टू सर्व, कुछ सेवा भी करना है, कुछ लोगों के सोसाइटीज के साथ में सोशल वर्क भी करना है। वो थोड़ा कॉर्पोरेट के साथ में मिसमैच हो रहा था, तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो हम सोचते थे कि चलो अपना खुद किया जाए। देन आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। जैसे मेरे व्यू मिलने वाले लोग हैं, जैसे मेरे सोच के जैसे लोग हैं, उनके साथ में मैंने टीम बनाई। तो आई हैव नाउ बिग टीम विद मी, जो मेरे साथ अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम चैरिटेबल वर्क भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और
कॉर्पोरेट्स में हमारा टाई अप रहता है, हमारी कंपनी रेसनी क्लिनिक का, और उसके साथ में कलकत्ता है, जयपुर है, इंडिया में 15-20 सेंटर पे मैं छोटे मोटे अपने क्लिनिक्स भी चलाता हूँ और वर्क भी करता हूँ। वीकेंड पे मेरा चैरिटेबल वर्क चालू है अभी भी। अच्छा, सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि इंडिया के जनरेशन की हिस्ट्री देख रहे हैं लिटरली। मेरे पापा और उनके कलीग्स को जिनको मैं जानता था, या जो मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारों की यही सोच रही है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। मेरा एक थॉट चल रहा है, आपके बैकग्राउंड को सुन रहा था मैंने। पढ़े लिखे लोगों से मेरे को काफी घबराहट होती है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, हाउ हाउ डू यू कीप दैट ह्यूमन इंस्टिंक्ट अलाइव? जब इतने पढ़ लेते हैं, किताबों के बेस पे आ जाते हैं। मैंने, क्योंकि मैं राइटर रहा हूँ, तो मेरे अंदर मैंने ये अवगुण देखा है कि जब बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो दूसरे लोग उतने अच्छे नहीं लगते हैं या उतने समझदार नहीं लगते। मुझे ये दिक्कत होती थी, बट धीरे धीरे जैसे जिंदगी सिखाती गई तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। तो ये जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसको मैं अब बहुत वैल्यू करता हूँ। तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज योर फील्ड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्टडीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के डॉक्टर बन सकते हैं। यस यस, सो डेफिनेटली दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट व्हेन यू आर इन ए सुपर स्पेशलाइज्ड और डूइंग ओनली वन वर्क। लेकिन लकीली आई विल गिव क्रेडिट टू माय गुरुज, जो जैन मॉन्क्स हैं, जिनके साथ में मैं रेगुलर बेस पे कांटेक्ट में रहता हूँ, और मेरे फादर, जिनसे मेरे को गाइडेंस एवरीडे मिलती रहती है। तो ही इज बेसिकली इन सोशल बैकग्राउंड सिंस लास्ट 40 years, सो ही इज डूइंग चैरिटी एवरी डे। तो मेरे को ये रोज का रोज जो मेंटल आपको एक फीडबैक मिलता रहता है, वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके आपको आपका बेस है, ओरिजिन फ्रॉम ए बिग फैमिली, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिला। एंड मैं इतना मूव करता रहता हूँ इंडिया में, सभी जगह ये लेक्चर्स वगैरह लेते रहते हैं, जाते रहते हैं। और बेसिकली जितने भी संत रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, उनकी गाइडेंस में मैं घंटे 2 घंटे वीक में उनके साथ में निकालता रहता हूँ। तो उनसे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, कुछ कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके तो अच्छा है। दैट्स व्हाई आई, ये हम क्रेडिट गोज टू देम ओनली। मुझे एक बात बताइए, ये चीजें मैं बहुत एकदम दिल से लगी मेरे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, अ, ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, जिनको हम देख के गाइडेंस लेते हैं इन मामलों में। अ, ये क्या कमी हमको महसूस होती है कि वी आर सर्चिंग फॉर अ बेटर मीनिंग? क्योंकि अच्छा पढ़ाई कर लिया, अच्छा कमा लिया, गाड़ी अच्छी ले ली, बंगला अच्छा ले लिया, जनरली बहुत सारे लोग तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा के खुश हो सकते हैं। तो ये क्या चीज है हमारे अंदर जो हमको प्रेरित करती है कि हम कुछ मीनिंग ढूंढें? आपके हिसाब से क्या है इसके पीछे? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने लिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं काफी मेरे जो गुरु रहते हैं, जो संत रहते हैं, जो जैन संत फिलोसॉफी को बिलीव करते हैं, काफी लोग मेरे को गाइड करते रहे हैं इस आंसर क्वेश्चन का आंसर के लिए। और एक्चुअली में वो ही गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, वो तो एक बात हुई। और ढूंढना तो अपने आप को अपने मेडिटेशन और थोड़ा बहुत इन लोगों के गाइडेंस से ही पड़ेगा। खुद को तो मेरे को नहीं लगता मैं इसको इस बेटर वे में आंसर दे पाऊंगा। जी, नहीं कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल एक्चुअली आंसर के साथ नहीं है, क्वेश्चन के साथ है। एक कौन सा क्वेश्चन जो उठता है हमको, जो लगता है कि इतनी पढ़ाई के बावजूद आप तो यूएस जाकर आए, लंदन जाकर आए,
आपने वहाँ सेटल होने का सोचा, आप फिर यहाँ आए और इंडिया में कंट्रीब्यूट किया। जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है बहुत वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड है हमारे इंडिया का, अभी भी बहुत सारे कंपनीज हैं उस तरह से ही डील करती हैं मैटर के साथ। तो वो क्या चीज है जो इनकम्प्लीट लगती है? ऐसा क्या है जो आपका, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट में क्या नहीं जमा, जिसके वजह से आपने अपने अंदर ये सर्च चालू किया और ये जो जिंदगी जी रहे हैं अब इस तरह से जी रहे हैं? सर इसके लिए सबसे बड़ा चीज है, मेरा ऐसा मानना है कि आपका बात सही है कि आपका एजुकेशन सिस्टम और वेयर आई लर्न वट एवर एजुकेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क और स्कॉटलैंड और दंडी और लंदन, लेकिन आपका जो संस्कार है वो आपके कितने रिजिड है, कितना बेस आपका मजबूत है, तो डिविएट नहीं होते हैं। और मैं तो थोड़ा शुरू से ही कल्चरल अपने कल्चर को छोड़ा नहीं कहीं पे भी। बैकग्राउंड से मैं जैन मतलब है हूँ, तो मैं तो वेजिटेरियन रहा, तो मेरी वाइफ को साथ में लेके गया फूड हैबिट्स के हिसाब से। और कभी भी कहीं कॉम्प्रोमाइज फूड रहा तो मैंने फास्टिंग करना रहना मंजूर किया, लेकिन कभी कुछ खाया नहीं। तो काफी कुछ आपका कल्चर है और जो बैकग्राउंड रहता है, फैमिली बैकग्राउंड और संस्कार, धर्म जिसको बोलते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप उस पर स्ट्रिक्ट रहते हो, एडमेंट रहते हो, आपके संस्कार आपके साथ में रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होने नहीं देते। और मैं तो कभी अपने आप को वहां कंफर्टेबल फील भी नहीं किया। वन ऑफ द रीजन भी यही था कि मेरे को कंट्री में वापस आना। अच्छा। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल टू टू वर्क देयर। उसका रीजन ये था कि नॉट ओनली लाइफस्टाइल तो वहाँ बहुत अच्छी थी, क्वाइट सेफ थे लोग, और अच्छे से बिहेव भी करते थे। और हमें तो मेनली सर्जरी करना होता है, तो ओटी एनवायरनमेंट इज मोर और लेस एवरीवेयर इज सेम। जी। बट लेकिन वो अपना जो डिस्टेंस रहता है, लोग अपने आप में सीमित रहते हैं वहाँ पे। मेरे को गॉसिप, शाम को गपशप मारने के लिए लोग चाहिए होते हैं। गांव में जैसे रहते हैं वैसा रहने की आदत थी। तो न्यूक्लियर आप सिंगल पर्सन हो, वहां ही रह रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है वहां के लिए। तो मैं देखता था कि वहाँ डिप्रेशन के पेशेंट्स ज्यादा होते थे, इवन इन हायर एजुकेशन लोग, हाई लिटरेट पर्सन, प्रोफेशनल्स, उसमें भी डिप्रेशन का कंपोनेंट काफी रहता था। उसका वन ऑफ द रीजन है कि आप कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि वहाँ इंडिया जैसी फ्रेंडशिप वैसे कुछ होते नहीं। इंडिया में भी जैसे मेट्रोज में, जैसे बॉम्बे या कहीं बड़ी सिटीज में, आई एम नॉट कंफर्टेबल, और इसीलिए मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट किया। जी। उसके पीछे भी यही रीजन था कि मैं अपनी लाइफ है अपने विलेज के हिसाब से जैसे जीना है वैसे कंफर्टेबल जी सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, जिनको कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कभी भी जाके गपशप मार सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी था, और वो हमारे को अंदर से कभी दूर होने नहीं दिया मैंने। ओके, तो अभी एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछता हूँ इसी चीज के बारे में। हाँ हिंदुस्तान में ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि we have the advantage of spending time with friends without appointment, and we also like to interfere into each other's lives. अगर आप कुछ ठीक नहीं कर रहे तो मैं आके आपको बोल दूंगा, भले आपको बुरा लगे। तो ये सारी चीजें तो काफी इंडिया में ही हो सकती है। हाँ बट मेरा सवाल ये है कि as far as infrastructure and system, setting up system is concerned, वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें हाथ बहुत अच्छा रहा है। दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट मेडिकल, बी इट गवर्नमेंटल, be it social infrastructure in terms of helping even patients for that matter. So आपने यहाँ आके सेट किया जब, after you learned the systems of the West, which they are very good at, and obviously you must have borrowed some wisdom from there कि उनका ये पार्ट अच्छा है, मैं यहाँ लाना चाहूंगा। तो क्या दिक्कतें हुई और कैसे हल किया आपने? हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि वेस्टर्न वर्ल्ड से वी हैव लर्न, सो मेनी पीपल केम फ्रॉम देयर। हमें यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में डेफिनेटली मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, वी हैव डिस्कस्ड a lot regarding the OT, operation theater environment, equipments,
एंड सर्जिकल टेक्निक आई हैव लर्न फ्रॉम देयर, सो वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने में देयर इज नो डिफिकल्टी, बट ओनली डिफिकल्टी वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे हमने नाउअडेज देयर इज नो डिफरेंस। या So बराबर everywhere in good hospitals, we sometimes we are far better than them, या because only problem with the infrastructure मैनेजमेंट को समझाना और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, दैट वाज द मेन इश्यू इन फ्रंट ऑफ अस। और इम्प्लीमेंट करने में धीरे धीरे सब एडेप्ट हुए। और मैंने तो जैसे यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम चालू कर रखा है, मेरे पास में फेलोज रहते हैं, ट्रेनिंग के लिए रहते हैं। तो जैसे मैंने फ्री में टीचिंग मेरे को मिली, वैसे मैं आई वाज लकी कि मैं उस समय वहाँ जा सका, और पेड फेलोशिप्स मिली मेरे को। तो वो सारी चीजें मैं इंडिया में आज शुरू कर चुका हूँ ट्रेनिंग के लिए। ओ तो मैं वंडरफुल यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टीचिंग भी करता हूँ, और यूके में भी टीचिंग के लिए जाता हूँ। तो वो मेरा पैशन है, जी दैट इज माय पैशन। तो आई एम टीचिंग, टीचर हूँ, तो वो थोड़ा बहुत टीचिंग के चलता रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर नाउअडेज देयर इज, वी आर एट पार, देयर इज नो डिफरेंस नाउअडेज। यस यस दिस वाज मोर अबाउट व्हेन यू केम बैक इनिशियली एंड That was the hiccups were there in beginning. जी वो ठीक मेरा है। सवाल इससे भी थोड़ा बड़ा है एक्चुअली, इन द सेंस ऑफ जब हम लोगों से डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम हैं पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉट ऑफ अस आर स्टिल अनश्योर अबाउट हाउ अ गुड पेशेंट शुड बी। कई बार हम समझते नहीं है डीलिंग कैसा करना चाहिए। आज की तारीख में भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल साइंस इज, या तो हम उनको देवता बना देते हैं, या तो उनको कि उनको कुछ आता नहीं ऐसा बना देते हैं। बट ऐसा इट्स लाइक अ प्रोफेशनल जॉब लाइक एनी अदर। उससे कैसा डील करना चाहिए? आपके नीचे जो काम करते हैं, जो कंपाउंडर होते हैं, जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो हॉस्पिटल बेड साफ करते हैं, जो सारे होते हैं, उनके लिए जो स्ट्रक्चर सेट करना होता है माइंडसेट का, फिजिकली तो हम डाल देते हैं, सारे लोग वो बैच भी पहन के घूम रहे हैं, यूनिफॉर्म्स भी पहन के घूम रहे हैं, ये तो और अच्छाई भी मैंने देखी है। मैं खुद एक दो बार जब हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, तो मुझे जितने प्यार से कोई वार्ड बॉय कभी कभी आपसे बात करता है, कोई डॉक्टर भी कभी कभी कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ हिज शेड्यूल, तो आपको अच्छा लगता है एज अ पेशेंट। तो बट मेरा क्वेश्चन आपको है कि ये जो सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू ह्यूमन बीइंग्स फॉर पेशेंट्स, Yes, आप कैसे कर पाते हैं इसको, या क्या किया आपने कुछ खास? sir, just a minute. जी Some, जी हमारी इनिशियल एजुकेशन सिस्टम में these things were missing in beginning, but later on we started to educate our lower staff as well, even in junior consultant also, how we can behave with the patients. जी Sometimes crowds is there, sometimes agitated persons is there, there is जी some misunderstanding is there, sometimes complication in a system as well, service oriented problem is there in the hospital. So in that scenario how we can handle them, so वो हमने धीरे धीरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने सीखा, वो हमने यहाँ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट शुरू किया। नाउअडेज वी आर लकी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट एमबीबीएस में माय सन इज स्टडिंग, ही वाज टेलिंग, तो वहाँ एक सब्जेक्ट भी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है कि हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट्स, एंड पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना इज इक्वली इम्पोर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। तो प्रीवियसली आप जैसे बोलते हैं कि पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझता था और ट्रीटमेंट करते थे, वो धीरे धीरे परसेंटेज डिक्लाइन हो रही है। तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है, वॉट एवर कंडीशन ड्यूरिंग एडमिशन और एनी सिचुएशन, वी शुड काउंसल द पेशेंट इन बिटवीन। काउंसलिंग मस्ट है, पेशेंट से के साथ में चिट चैट मस्ट है, आप बात करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रीटमेंट प्रोग्रेस भी आप इन्फॉर्म करते रहें, उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप पे बना रहता है।
मेरे पास में काफी पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको लैंग्वेज इश्यूज रहते हैं, जैसे तमिलनाडु से है, आंध्रा से है, वी डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी उनको नहीं आता है, तो बहुत बार इश्यूज रहते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है, वो है फेथ और आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आप पेशेंट को कैसे कॉन्फिडेंस देते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। होता है, पेन भी है, कभी कुछ सर्विस में इश्यू आया, कुछ फूड में इश्यू आया, वट एवर, so we can explain them, okay, there is some issue today because of the weekend, हम एक्सप्लेन करते हैं तो दे अंडरस्टैंड। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम में भी लाए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में ये फॉर्मूले ऐड हुए हैं। nowadays problems are less, my ओपिनियन, पहले से काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है लोगों को। एक सवाल मेरे को अभी ध्यान में आया, आपने जब ये जो एक्सप्लेन किया ना, तो डॉक्टर्स लाइफ ऐसे मेरे सामने चल रहा था कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, बिकॉज से सपोज आई एम योर पेशेंट फॉर मेनी इयर्स और मैं कभी आता हूँ, तो देयर इज आल्सो दैट बॉन्डिंग इंडिया में, तो वी आर वेरी यस यस। close to each other. So how do you maintain the balance in your mind? I have to see it scientifically only and treat a patient according to the problem that they have. The patient usually bonding is good, so you can explain in better way to them, और treatment point of view में it's always better if you have long bonding with the patient, so you know which medications is useful, you know patient's history, long history as well. So ट्रीटमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप इजीली कर सकते हो और मिनिमल रिस्क। इसमें मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, जो इंडिया में कॉन्सेप्ट था फैमिली फिजिशियन का, दैट वाज फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। सो आई नो विच मेडिसिन इज एलर्जिक टू यू, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती है, बिकॉज आई नो योर ऑल हिस्ट्री, प्रीवियस डिजीजेज, and any complication happened with you, or any surgeries you have done previously or gone through multiple surgeries, so वो सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करने में न्यू पेशेंट्स के लिए हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एक्सप्लेनिंग, और लाइफ थोड़ा सा टफ रहता ही है कि सारी हिस्ट्री लेके फिर वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, नो डाउट। ये एक्चुअली सवाल नहीं, सवाल सपोज अभी आई हैव डेवलप्ड सम क्रिटिकल प्रॉब्लम and I am known to you for a long time. Yes, there is also that bonding, yet there is also this thing कि suppose it's life threatening. कई बार मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी रहा है, और कोई और लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जहाँ डॉक्टर एटलीस्ट वो जमाने में, अभी कुछ 10, 12, 15 साल हो गए इस बात को, मुझे अभी पता नहीं क्या होता है, but sometimes that information is not given fully because you care for the patient and you just tell them हाँ ठीक हो जाएगा, चलो करते रहो करते रहो. My question to you is more mental. As a doctor, where do you draw the line कि आप इसको सच बता देना चाहिए इस हद में कि ये प्रॉब्लम है, या कब विथहोल्ड करना चाहिए इंफॉर्मेशन? आप अपने इमोशन के साथ कैसे डील करते हो इस मामले में? ये तीनों चारों एंगल को कैसे देखते हो आप? I got your point. Sometimes, multiple times in doctor's life happens like this. You are close friend of mine as well as if someone is critical. जी. So उस समय डॉक्टर्स को सबसे बड़ा हेल्प करता है, दैट इज हिज मेंटल लेवल, पेशेंस, और हमारा जो बैलेंसिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट इट्स अ थ्रेशोल्ड लेवल of the emotions is quite high, तो हम लोग जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते कि पेशेंट इज क्रिटिकल in front of the patient, so usually we explain nearby close family members को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अभी कंडीशन क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन इज हैविंग लिमिटेड रोल, वहाँ एक लेवल पे आके हमें कहीं ना कहीं भगवान को मानना पड़ता है, लाइक दैट।
So we start speaking like that in front of the patient, or sometimes we have to explain them कि भाई अभी ऐसा है, तो बताना भी पड़ता है कि क्रिटिकल इलनेस है, तो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। टाइम समय देख के धीरे धीरे उसको एडेप्टेशन में लाना पड़ता है। तो बट आप वी अपने हैव इसको दैट कैसे हैंडल थ्रेशोल्ड। करते हैं? आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग यूजुअली पेशेंट को लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। यदि हमें लगता है पेशेंट स्ट्रांग है, और कभी कभी तो पेशेंट खुद समझ जाता है, फिर हमारा फेस एक्सप्रेशंस देख के या रिलेटिव का फेस एक्सप्रेशन देख के डॉक्टर पेशेंट अंडरस्टैंड कर लेता है कि नाउ इट्स टाइम, कि कुछ क्रिटिकल इलनेस इज देयर, सो समथिंग इज दे आर हाइडिंग टू मी। तो पेशेंट धीरे से पूछ भी लेते हैं, या रिलेटिव्स को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं, आप वो फिर तो भी बैलेंस करना पड़ता है आपका आपका फ्रेंडशिप। दिस इज कम्युनिकेशन पार्ट। Suppose you are already, like I said, you are a friend of mine and I have come to you as a patient for many हमारा years. खुद का थ्रेशोल्ड काफी स्ट्रांग रहता है, तो वो हम डिविएट नहीं होते। अच्छा, तो उसका रीजनिंग कैसा है? How do वो you find धीरे that धीरे threshold? थ्रेशोल्ड लेवल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। Oh, हमारा खुद का मेडिटेशन अच्छा रहता है, और हमारा खुद का एक्सपीरियंस और खुद का नेचर। इवन जैसे मैं एक आपको वाक्य सुनाऊं, मैंने काफी मेरे क्लोज फैमिली मेंबर को ऑपरेट किया है। जैसे एक डॉक्टर का थंब रूल रहता है कि भाई अपने फैमिली मेंबर को आप खुद को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यदि आपका कलीग अच्छा है तो उसको बोल दो। तो मैं हमेशा सोचता था कि व्हाई शुड आई नॉट ऑपरेट, आई विल ऑपरेट। क्यों नहीं करूं, मैं बहुत अच्छे से करूंगा, क्योंकि मैं जिस लेवल पे खड़ा हूं, मेरे को क्यों मेरा हाथ में ट्रेमर आएगा, नहीं आएगा ना। तो मैंने काफी मेरे क्लोज रिलेटिव्स को ऑपरेट किया है, और बहुत शांति से सर्जरी करके निकला हूँ, और विद इन टाइम निकला हूँ। और कभी भी ये इमोशंस आने भी नहीं चाहिए। और उसके थ्रेशोल्ड में हम लोग बोलते हैं स्पाइनल लेवल पे सर्जरी करना, मतलब ब्रेन पे इस चीज का इफेक्ट जाना ही नहीं चाहिए विद एक्सपीरियंस। तो एंड ऑफ द डे मैं ऐसे बोलूंगा कि यदि आपका एक्सपर्टीज अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो धीरे धीरे ये मैच्योरिटी आपको हेल्प करती है ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में, जब आप एक्सप्लेन करना हो अपने क्लोज फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को, और कैसे इससे निकलना चाहिए। तो हम ठीक कुछ है, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं काफी अच्छा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। ठीक है। एक और सवाल मेरे को इसी लाइन ऑफ थॉट में है, बट थोड़ा सा अलग है। मेरे पहचान में एक क्लोज पर्सन है जो डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर हैं मतलब अभी भी। उनको कोई तकलीफ हुई थी और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास तभी गए थे, एंड ही वाज एक्टिंग लाइक अ वेरी बैड पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड। वो फ्रेंड भी हमारे जानकारी में थे, तो उन्होंने यही बात बताई थी कि यार डॉक्टर सबसे खराब पेशेंट होते हैं। तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, आपने इतना तो अपने समता पर काम किया है, अपनी शांति पर काम किया है कि आप रिलेटिव्स को एज अ डॉक्टर देख पाते हैं, भले कुछ समय के लिए। आप अपने बारे में ये कैसे डेवलप करते हैं कि हाउ डू यू डेवलप दिस डिसअटैचमेंट विद द बॉडी ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ फिजिकल लेवल, ऑन अ मेंटल लेवल? सर इसमें मेरा एक ही है कि आपको हैंड ओवर करना चाहिए वेयरएवर यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन विच पर्सन, जो आपका कलीग है, जहां आप यू हैव फुल फेथ ऑन हिम कि ही विल डू हिज बेस्ट। तो फिर डॉक्टर्स डेफिनेटली बैड पेशेंट्स, उसका रीजन ही यही है कि उसको वो अपना नॉलेज ऐड करता है उसमें। जी, ऐसा नहीं करना है हमें। ये बताना है कि भाई मैं जो तू ट्रीट करता है रूटीन पेशेंट को, वैसे ही सोच के ट्रीट कर। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग इसे दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं वीआईपी सिंड्रोम। तो वीआईपी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कॉमन डिजीज है उसको डायग्नोस करने के बजाय वो रेयरेस्ट डिजीज होता है, उस पर थॉट प्रोसेस पहले लगा।
जी। तो हम कई बार मिसगाइड भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वीआईपी सिंड्रोम और क्लोज फ्रेंड एंड ही इज अ डॉक्टर। तो ये मेजर इश्यू होता है। तो हमारे को हम यही कहते हैं कि भाई तुम इसे नॉर्मल एक लेमैन के तरह से ट्रीट कर। तो डेफिनेटली माई सेल्फ मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। जो ट्रीटमेंट दिया उसको प्रॉपर फॉलो करता हूँ, वो ऑलवेज बेटर रहता है। इवन मेरे फादर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरे फादर के शोल्डर ट्रॉमा हुआ। तो शोल्डर ट्रॉमा में माय कलीग ही इज द बेस्ट। तो मैं ओटी में भी नहीं गया। रीजन कि मैं जाऊंगा तो अंडर प्रेशर रहेगा और हमें कहीं लगेगा कि ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, दैट आई डोंट वांट। तो मैं बाहर बैठा रहा सर्जन लाउंज में। तो ऑलवेज बेटर हैंड ओवर टू हिम, फुल विद फुल फेथ, वो ऑलवेज बेटर रहता है। दो क्वेश्चन है एक ही साइड के, एक ही क्वेश्चन के दो पहलू मैं जानना चाहता हूँ। जब आप वापस आए तो क्या हमको छोटे में कुछ दो चीजें बता सकते हैं, एक अच्छी एक बुरी जो आपके साथ हुई इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग योर मेडिकल लाइफ एंड हाउ यू रिजॉल्व इट, या सम स्टोरी दैट इज वेरी ह्यूमन। अभी तो बहुत सारी बातें हुई, तो कोई भी एलिमेंट को लेके आपके मेंटल स्टेज पे आपको लगा कि ये अच्छा है, डॉक्टर बन के इंडिया में हुआ तो ये अच्छा है, और दूसरा कि यार ये बेहतर हो सकता। दूसरे वाला का आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा ऑनेस्टली। वेरी गुड। अच्छा, पहले वाला पहले वाला का ये आंसर ऐसा दूंगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ओहो। somehow बेसिकली बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे को लगा, मेरा फादर का स्ट्रगल देखा, तो मेरे को लगता था कि नो नो नो, आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर फादर की विश थी कि वो पढ़ सकता है, मेडिकल क्लियरेंस कर सकता है, और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और उनके जो आशीर्वाद से मेरा काम हुआ। और पढ़ के आज मैं जो भी स्टेज पे पहुंचा उसके लिए गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पे, जी। आचार्यों का आशीर्वाद रहा। और मैं इंडिया जब आया तो मैं रिटर्न टिकट के साथ में आया था, अच्छा। और आई डोंट वांट टू स्टे हियर। तो हाँ, मेरे आचार्य महाप्रज्ञ जिन्होंने जैन मेडिटेशन में बहुत अच्छा वर्क किया है, जी। प्रेक्षादान उन्होंने बनाया। जी। तो उन्होंने काफी 3 मीटिंग इन सिंगल डे मेरे साथ में की, और उससे उन्होंने मेरे को बताया ये है कि आपके ऊपर काफी ऋण होता है, जो आपके जो स्मॉल टाउन में रुके हो वहां पे सैकड़ों लोगों का ऋण है आप पे, आपके धरती का ऋण है, आपके धर्म का ऋण है, धर्माचार्यों का ऋण है। फिर यदि आप इससे थोड़ा बड़े स्पेक्ट्रम में सोचते हो तो आपके जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़े हो, तो बचपन से लेके बड़े हुए हैं, तो उसमें काफी लोगों का आपका सहयोग रहा है। और पैसा, आदमी क्या सोचता है, पैसे के लिए सोचता है। तो पैसा तो आपको बैकग्राउंड से ठीक ठाक है, और कितना पैसा चाहिए जीवन यापन के लिए, वो आप कमा ही लोगे इंडिया में भी। तो वाई वाई डू वांट टू गो अवे फ्रॉम द फैमिली, और धर्म से अलग जा रहे हो, वहाँ डिफिकल्टीज भी रहेगी। और मैं थोड़ा वहाँ की डिफिकल्टीज, जो लाइफ स्टाइल डिफिकल्टीज थी, और डे टू डे मेरे को काफी डिफिकल्टीज जो फील होती थी, वो भी मेरे को एक नेगेटिव वहाँ का पॉइंट था। और इंडिया में रह के यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता तो नो डाउट कहीं बिजनेसमैन होता, तो वो कुछ और कुछ करता। और डिफिकल्टीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं फिट नहीं था, काफी टाइम मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता था। वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता, लेकिन नहीं नहीं, ठीक। कॉर्पोरेट की अपनी लाइफ स्टाइल है। हाँ, उनका वहाँ कंपल्शन मेरे है। को लगता, काफी लगता था कई बार कि यार इससे अच्छा तो डॉक्टर नहीं बनते तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा जी। दिमाग में बहुत बार आता। शाम को सोचते कि यार ये तो हमें नहीं करना चाहिए, ये हम नॉट ए गुड थिंग। लेकिन कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो सोचते हैं कि इस प्रोफेशन में तो रहना नहीं चाहिए। ऐसी जी। ऐसी भी फीलिंग आती रही। फिर जब मैंने अपना बिजनेस, मतलब बिजनेस तो नहीं बोल सकते, प्रोफेशन में हमें सेपरेट होकर खुद का ओन कंपनी बनाई है, हाँ।
तो हमने पहला प्रिंसिपल यही बनाया कि पेशेंट के साथ में हमें 100% इथिक्स से रहना है, और जो एकदम गाइडलाइन है उसी वर्क से हमें काम करना चाहिए। और मेरे कलीग्स को मैंने बोल रखा है कि बिजनेस तो बाद की बात है, सेकेंडरी है, उसको हमें नहीं देखना है। और ठीक है, रियल आंसर तो मेरे को अभी तक कभी मिला नहीं कि मेरा और डॉक्टर नहीं तो बनता तो मेरे को क्या करना चाहिए था या क्या कर सकता था। लेकिन कुछ संत मेरे को बोलते हैं धीरे धीरे मेडिटेशन का एक लेवल पे जाओगे तो यू विल फाइंड सम आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल टॉक डॉक्टर साहब। बहुत सारे एलिमेंट्स कवर किए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोफेशनल टॉक हुआ है मगर उसमें भी डेप्थ है हर क्वेश्चन आंसर में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आपका टाइम दिया एंड प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू डूइंग। या थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब, आपने मेरे को इस लायक समझा, दैट इज थैंक द यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं थैंक यू। इस पॉडकास्ट में मेरे को भी लग रहा था कि मैं क्या आंसर दूंगा, क्या क्वेश्चन है, नहीं, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन कई मेरे बार को ऐसी बातें सुनने भी नहीं मिलती और हमको समझ भी नहीं आता कि डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई एज़ अ पेशेंट, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, जो मुझे लग रहा है कि बहुत यूज़फुल होंगी आपके और हमारे डेफिनेटली लोगों को। थैंक यू सो होप मच। होप आपको टाइम का यूज हुआ आपके। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। सत्य। मस्त।